नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 24 जुलाई 2024 वेंसडे का दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के दिन सेबी के द्वारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी की गई है जिसमें कि स्विंग ट्रेडिंग और कैश ट्रेडिंग के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है और उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके फाइंडिंग्स क्या हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी ने इसी प्रकार की एक स्टडी 2021-22 में भी करी थी, जिसमें कि उन्होंने फाइंड आउट किया था, उन्होंने ये उस रिजल्ट्स की, उस स्टडी के फाइंडिंग्स थे कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ F&O ट्रेडर्स लूज मनी। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं इंट्राडे और कैश ट्रेडिंग के बारे में। तो 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल इंट्राडे ट्रेडर्स इन इक्विटी कैश सेगमेंट मेक लॉसेस। और ये भी स्टडी में बताया गया है कि पिछले 4-5 सालों के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो 3 गुना हो गए हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच वी आर अवेयर, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, क्योंकि जिस तरीके से डीमैट अकाउंट्स में ग्रोथ हुई है, जिस तरह से ब्रोकिंग अकाउंट्स में ग्रोथ हुई है और जिस तरह से स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स में ग्रोथ हुई है, सो दिस इज़ वेरी मच लॉजिकल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो स्टडी की गई है वो किस पीरियड में की गई है। दैट स्टडी हैज़ बीन डन इन 2018-19, 2021-22 एंड 2023-24। तो इस पीरियड में जो डेटा लिया गया है वो टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर से लिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर जो अच्छी फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कमांड करते हैं 86% ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट अकाउंट। तो मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं कि 1 in 3 इंडिविजुअल्स हु ट्रेड इन इक्विटी कैश सेगमेंट ट्रेड्स इंट्राडे। मतलब अगर 3 लोग ट्रेड करते हैं तो इंडिविजुअल ट्रेडर्स और इक्विटी सेगमेंट में कैश ट्रेड करते हैं, तो उसमें से एक आदमी इंट्राडे ट्रेड करता है। तो कहने का मतलब क्या है, 2 लोग हैं जो स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ नॉट एट ऑल ईजी, क्योंकि आपको बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी एनालिसिस टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी एनालिसिस टॉप नॉच नहीं है तो आपका कंपटीशन एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ में, तो ऑफ कोर्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज मनी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले 2018-19 से लेकर के 2022-23 तक जो इक्विटी कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनका जो नंबर है वो 3 गुना बढ़ गया। 300% की राइज दिखाई पड़ी है। शेयर्स ऑफ यंग इंट्राडे ट्रेडर्स हैज़ ग्रोन टू 48% एज कम्पेयर टू 18% 2018-19। तो आप समझ सकते हैं ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। और जो लेस देन 30 ईयर्स हैं वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंट्राडे ऑफ एंटायर इंट्राडे ट्रेडिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लेस देन 30 ईयर्स के हैं। 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल इंट्राडे ट्रेडर्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 71% इन इक्विटी कैश सेगमेंट इनकर नेट लॉसेस। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि जब कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में कदम रखना है, स्पेशली ट्रेडिंग कम्युनिटी में उतरना है, आपके पास रिक्विजिट स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास रिक्विजिट स्किल्स नहीं हैं, सो भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, जो बिग शार्क्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास सेटअप है, they will definitely eat up your money। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि 80% ऑफ द ट्रेडर्स जो लॉस मेकिंग हैं वो ट्रेडर्स हैं जो कि 500 ट्रेड्स इन अ ईयर लेते हैं। 500 ट्रेड्स इन अ ईयर का मतलब ये हो गया कि मोटा मोटा अगर आप मुझसे पूछें तो करीब 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं एक महीने में। अगर आप 500 ट्रेड ले रहे हैं तो मोटा मोटा अगर आप पकड़ चलें तो 20 से ज़्यादा ट्रेड्स आप डेली लेते हैं। अगर आप 20 से ज़्यादा कैश ट्रेड्स डेली लेंगे तो दोस्तों आपके लॉस में जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल श्योर शॉट है। तो ऐसे में दोस्तों 500 ट्रेड्स अगर एक साल में लिया जाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स दैट ट्रेडर इज गोइंग टू एंड अप मेकिंग लॉसेस एंड हेवी लॉसेस। और उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उसमें जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, ओवर एंड अबाउ द ट्रेडिंग लॉसेज इनकर्ड, लॉस मेकर्स एक्सपेंडेड एन एडिशनल 57% ऑफ द ट्रेडिंग लॉसेज एज ट्रेडिंग कॉस्ट्स इन FY 22-23। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा ट्रेड लेंगे, एक्सुबरेंटली ट्रेड लेंगे, तो फिर आपके ब्रोकरेज चार्जेस, आपके STT चार्जेस, आपके एक्सचेंज चार्जेस, आपके सेबी चार्जेस, आपके टर्नओवर चार्जेस, ये सारे के सारे बढ़ते चले जाएंगे। और वहाँ पर जो आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं उसको भी ईटअप कर जाएगा ट्रेडिंग कॉस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारे की सारी चीज़ें बहुत ही शॉकिंग हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। ओवर ट्रेडिंग से बचना है, अपने सेटअप पे वर्कआउट करना है, उसको इम्प्रूव करना है, लिमिटेड ट्रेड्स लेने हैं, सॉलिड ट्रेड्स लेने हैं, अदरवाइज आप ट्रेडिंग को बंद कर दें। बेटर यू लर्न एंड देन ट्रेड, अदरवाइज कंप्लीटली स्टॉप इट।
अब दोस्तों अगर आप हमसे पूछें कि मेरा क्या मानना है दोस्तों, तो मेरा मानना यही है कि जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में उतरते हैं, चाहे आप ट्रेडर हों, इन्वेस्टर हों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों, तो आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी अवेयर कि व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कल के दिन हम लोगों ने निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को स्टडी किया। निफ्टी बैंक में दोस्तों हम लोगों ने कल के दिन क्या स्टडी किया था कि निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 51,000 का। 51,000 तक का रिट्रेसमेंट होने के बाद एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। इजंट इट? अल्टीमेटली क्या हुआ आज के दिन? आज के दिन इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। 51,000 के लेवल्स आने के बाद मार्केट में बाउंस बैक होगा। दोस्त पीपल हु आर पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल दे आर अवेयर अबाउट इट। अल्टीमेटली क्या हुआ, वहीं से बाउंस बैक और क्लोजिंग हुई है 51,429 पे। अब दोस्तों ये जो कमांड इन एनालिसिस है ये आपको एक दिन में नहीं आएगी। या तो आप मार्केट में समय बिताएं, मार्केट में लॉसेस करें, मार्केट में प्रैक्टिस करें, तो फिर आपको यू विल एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ मनी। यू विल हैव टू गिव, देखो किसी ना किसी तरीके की फीस तो आपको मार्केट को देनी ही पड़ेगी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इधर यू गिव योर टाइम और लर्न फ्रॉम द पीपल हु एक्चुअली ट्रेड। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग निफ्टी 50 की। सो निफ्टी 50 में 65 पॉइंट्स की गिरावट थी। निफ्टी बैंक में 461 पॉइंट्स की गिरावट थी। लेकिन एग्जैक्टली जैसे ही उसने 51,000 के लेवल्स तक रीट्रेस किया, वहां से आपको एक सॉलिड पुल बैक दिखाई पड़ा और क्लोजिंग हुई है 317 पॉइंट्स प्लस। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी आज के दिन बाइंग दिखाई पड़ रही थी। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करें, सो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है प्रेजेंटली 178 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है एंड गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग 29 पॉइंट्स डाउन। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछिए मार्केट ब्रेथ के बारे में, आउट ऑफ 2300 स्टॉक्स आज के दिन करीब 1750 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर लेस देन 600। अच्छा, आज के टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे हैं। HDFC लाइफ वॉज ऑलमोस्ट 4.5% अप। इसके अलावा BPCL, टेक महिंद्रा, NTPC, टाटा मोटर्स वर दी अदर टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें तो जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही थी उसमें लीड कर रहा था बजाज फिनसर्व। एवरेज रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स कोई बहुत इंकरेजिंग नहीं है। बजाज फिनसर्व के रिजल्ट फ्लैट ही हैं, 2% के प्रॉफिट की ग्रोथ में क्या होने वाला है। टाटा कंज्यूमर्स 2% डाउन, ब्रिटानिया 2% डाउन। एक्सिस बैंक में दोस्तों लग रहा है कि सॉलिड गिरावट होगी क्योंकि इनके रिजल्ट्स काफ़ी पुअर आए हैं, कॉमेंट्री भी पुअर है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे, चार्ट भी स्टडी करेंगे। बजाज फाइनेंस में करीब 1.5% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। कहां पर आउट परफॉर्मेंस है लास्ट एक हफ्ते में क्या बल्कि लास्ट 2 दिनों में सबसे ज़्यादा जो राइज किया है वो है टाइटन। 7.5% के आसपास स्टॉक पॉजिटिव है। इसके अलावा इन्फोसिस, ITC, टाटा कंज्यूमर्स, HDFC लाइफ आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। लास्ट एक हफ्ते में धुलाई कहाँ हुई है? लास्ट एक हफ्ते में धुलाई हुई है विप्रो की, 10.5% डाउन है। बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, JSW स्टील, रिलायंस आर दी अदर स्टॉक्स जहां पर लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ा है। अब अगर हम मुझसे पूछें कि कहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, दोस्तों ये डेटा मैं बहुत ही इंटरेस्टिंगली और बहुत ही तवज्जो के साथ पढ़ता हूँ। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें कि मार्केट में एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है, सो दोस्तों ये पता चलता है कहाँ पर हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे। लेकिन मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि जिन भी स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक कल ही भाग जाएंगे, लेकिन उन स्टॉक्स के चार्ट्स को आपको स्टडी करना चाहिए क्योंकि वो एक्यूमुलेशन फेज में हैं। डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, डिवीस लैब, ग्रासिम, लगातार दूसरा दिन है दोस्तों जब हमको सन फार्मा में और डिवीस लैब में एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के चार्ट को स्टडी करें, जो कि हम लोग ने कल के दिन भी किया था, और ये चीज़ हमने स्टडी करी थी कि निफ्टी बैंक में 51,000 तक के रिट्रेसमेंट के बाद ही कोई फ्रेश अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछें क्या पॉसिबिलिटी है, दोस्तों पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो अपसाइड है अब ये खुल गई है। नीचे अब गिरावट तभी होगी जब 51,000 के लेवल्स नीचे की साइड पे ब्रीच होंगे, क्योंकि आज के दिन का अगर आप देखें तो जो रिट्रेसमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऑन दिस चार्ट इफ यू सी, सो दिस रिट्रेसमेंट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो यहाँ से दोस्तों मैं पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ और यहाँ से मैं छोटे मोटे नहीं 53,000 तक के पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, जबकि मार्केट आज नेगेटिवली क्लोज हुआ है। लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि सर इसकी क्या गारंटी है 53,000 आएगा, आई कैन नॉट टेक दी गारंटी। लेकिन जो एनालिसिस होती है जिसके बेसिस पे हमने कल के दिन ये डिस्कस किया था कि 51,000 के लेवल्स आएंगे और उसके बाद पुल बैक दिखाई पड़ेगा, उसी एनालिसिस की बेसिस पे दोस्तों मुझे ये लगता है कि यहाँ से 53,000 तक की अपसाइड पॉसिबल है। सिमिलरली अगर निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 में तो ना ही गिरावट दिखाई पड़ रही है और ना ही तेज़ी दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो आज के दिन भी कोई ज़्यादा खास एक्शन नहीं हुआ है। जिस लेवल पर ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर ही क्लोजिंग हुई है। सिमिलरली कल के दिन भी इसी प्रकार के हालात थे, जिस लेवल पर ओपनिंग हुई थी उसी लेवल पर क्लोजिंग हुई थी। जबकि कल के दिन बजट डे था, बजट डे में वॉलेटिलिटी सॉलिड थी, पर अल्टीमेटली मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं किया। और जो ऑप्शन राइटर्स हैं दे आर मेकिंग मोस्ट ऑफ द मनी। सो अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं, आप ऑप्शन बाइंग करते हैं,
हैं, आपको लगता है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन राइटिंग हलवा है, इट्स नॉट लाइक दैट। यू विल हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट। मार्केट को आपको समय देना पड़ेगा, आपको मार्केट में ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे यू विल जंप इन दी मार्केट जस्ट बिकॉज कि आपके पास आपके पास एक ब्रोकिंग का ऐप है, जस्ट बिकॉज आपके पास ब्रोकिंग ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप ट्रेडिंग में जंप कर जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। अल्टीमेटली मार्केट में एज तभी आएगी जब आपके पास नॉलेज होगी, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक एज आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एज लाना है तो नॉलेज पूरा का पूरा चाहिए। फिलहाल बात करें FIIs के बारे में, तो FIIs ने आज के दिन सेलिंग करी है 5130 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। DIs के बारे में बात करें 3137 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की आज के दिन बाइंग हुई है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो नेट सेलिंग हुई है और प्राइमरली लेड बाय FIIs। अगर आप ऑप्शन डेटा को देखें दोस्तों, तो ऑप्शन डेटा पे भी आपको यही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि निफ्टी 50 का जो पुट कॉल रेशियो है वो है 0.76, जो कि बताता है कि जो कॉल राइटिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर आप पोजीशंस को देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है 25,000 के लेवल पर और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है 24,000 के लेवल पर। मतलब 24,000 के नीचे मार्केट जाना नहीं है। और अगर आप पूछे तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है, समवेयर क्लोज टू 24,500 24,600। तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वेरएज अगर आप निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो पुट राइटिंग इज़ फार मोर अग्रेसिव। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में जो इन द मनी पे कॉल राइटिंग हो रखी है। तो इसका मतलब क्या है, इन द मनी पे कॉल राइटिंग का मतलब यह है कि यहाँ से नीचे गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं। बट एट द सेम टाइम्स अगर आप यहाँ की पोजीशंस को देखें तो बिल्कुल 51,000 के लेवल के आसपास, इनफैक्ट 51,000 से 51,200 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हो रखी हैं। मतलब मार्केट को 51,200 के आसपास रखने की कोशिश की जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है। सो दोस्तों सारी की सारी नज़रें होनी चाहिए 51,000 के लेवल पर। अगर मार्केट में गिरावट होनी है तो ये लेवल ब्रीच करना पड़ेगा। बट ऑन दी कॉन्ट्री अगर मार्केट में पुल बैक आता है तो यहाँ से दोस्तों एक सॉलिड अपसाइड की एक्सपेक्टेशन आपको डेफिनेटली रखनी चाहिए, क्योंकि जो रीट्रेसमेंट लेवल्स थे वो ऑलरेडी रीट्रेसमेंट हो चुका है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टॉक है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। अब इसके रिजल्ट्स को देखें दोस्तों तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 95% अप। जहाँ पर हम लोग पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में सेल्स 23% ऊपर है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट्स हैं 151% बढ़े हैं। वहीं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट्स हैं वो 19% जंप कर चुके हैं। अब दोस्तों अगर पिछले साल के बारे में बात करें, पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल में अक्टूबर नवंबर सितंबर के समय पर स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 150, 150 रुपये का शेयर अभी 450 पहुंच गया है। तो स्टॉक अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी ये चीज़ फैक्टर इन कर चुका है। बट जो चार्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव, RSI वगैरह भी स्ट्रॉन्ग हो चला है। स्टॉक में जो रीट्रेसमेंट था वो भी हो चुका है कंप्लीट। अगर आप देखें तो स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल बिल्कुल 410 के आसपास खड़ा है, जो कि स्टॉक का एक सप्लाई जोन है जहाँ से स्टॉक बार बार नीचे गिर जाता है। सो अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने में, इस जोन को ब्रेकआउट करने में कामयाब रहता है तो यहाँ से एक सॉलिड अपसाइड की एक्सपेक्टेशन आपको स्टॉक में रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों लार्सन। अब दोस्तों लार्सन में पिछले 2 दिनों से प्रेशर इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लार्सन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत मेजर पार्ट है, स्पेशली इंडिया की केपेक्स स्टोरी का, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी का, इंडिया के रेलवे की ग्रोथ स्टोरी का, इंडिया के हाईवे की ग्रोथ स्टोरी का, इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लार्सन के अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो पिछले साल जहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स थे 2493 करोड़, जो कि अभी बढ़ करके आए हैं 2786 करोड़। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ऐसे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्योंकि दोस्तों अब की बार मार्केट में गिरावट का जो स्पेशली जो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज हैं उन पर गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने केपेक्स को नहीं बढ़ाया, गवर्नमेंट ने अपने केपेक्स को कांस्टेंट रखा है। रेवेन्यूज़ के बारे में बात करें, पिछले साल जहां कंपनी के रेवेन्यूज़ थे 47,882 करोड़, जो कि अभी बढ़ करके 55,120 करोड़ हो गए हैं। तो यहाँ पर भी हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो ये सारी की सारी स्टोरी ओल्ड है। पिछले साल के अगर बारे में बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप कर चुका है। अगर आप देखें तो पिछले साल 25 रुपये की प्राइस पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, जो कि ऑलरेडी 3800 के लेवल्स को टच कर चुका है। तो मार्जिन्स के बारे में बात करें तो जहाँ पिछले साल कंपनी के मार्जिन्स थे 10.17%, जो कि बढ़ के अभी हुए हैं 10.19%। तो मार्जिन में भी कोई बहुत इजाफा नहीं है।
कैपेक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में है और ऐसे स्टॉक को तो मैं बिल्कुल भी सेल नहीं करूँगा। हाँ, गिरावट होती है, स्टॉक समवेयर क्लोज टू 3000 से 3200 के आसपास आता है। इस जोन में मेरे हिसाब से दैट शुड बी टेकन एज अ ग्रेट डिमांड जोन। एक स्टॉक है दोस्तों पावर इंडिया, जिसको कि हम लोग हिटैची एनर्जी भी बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग नंबर्स। अब दोस्तों हिटैची एनर्जी क्या करती है? हिटैची एनर्जी का जो मेजर काम है वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में है। बहुत ही सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेसेस हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेजॉरिटी ऑफ जो बिजनेस है वो इनका पावर ट्रांसमिशन और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के जो पावर ट्रांसमिशन है वहाँ पर काम करने का है। हिटैची एनर्जी का पिछले साल जो प्रॉफिट था वो मात्र था 2.4 करोड़। गेस कितना आया होगा प्रॉफिट? प्रॉफिट आया है 10.4 करोड़, 5 गुना। रेवेन्यू था पिछले साल 1040 करोड़, जो कि बढ़ के अभी हो गया है 1327 करोड़। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। पिछले साल मार्जिन 3.2% के थे, जो कि बढ़ के भी 3.6% हो गए। अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन स्टॉक को देखें तो 2024 की स्टार्टिंग में स्टॉक चल रहा था 5000 के प्राइस पे, जो कि अभी 14,000 के हाइज ऑलरेडी लगा चुका है। 3 गुने ऑलरेडी लगा चुका है पिछले 6 महीने में, 6 मंथ्स में। तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में ऑलरेडी ये सारी गुडनेस फैक्टर इन हो चुकी है। बट स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो 14,000 से स्टॉक ऑलरेडी 11,000 तक रिट्रेस कर चुका है, जो कि स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो जब तक स्टॉक 11,000 के ऊपर है, मेरे हिसाब से स्टॉक में आपको स्ट्रेंथ ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 11,000 के लेवल अगर टूट जाते हैं तो मामला गंभीर हो जाएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ से एक जो अपसाइड है, पॉजिटिविटी है, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। एक स्टॉक है दोस्तों IEX। पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के प्रॉफिट्स 27% बढ़े हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट बढ़े हैं 0%। मतलब पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें स्टॉक ट्रेड करा था 130-140 के आसपास, वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो 30% का रनअप दिखा चुका है। वहीं रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू 19% बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू बढ़ा है सिर्फ 2%। तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। स्टॉक में 168 का इंपॉर्टेंट, कैन यू सी दिस, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 168-165 का लेवल से अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टॉक में शार्प फॉल हो सकती है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अब दोस्तों अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि दोस्तों ये स्टॉक गिरेगा नहीं गिरेगा। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट चार्ट हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है ठीक है, अदरवाइज इनको डिटेल में स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और तभी इन्वेस्टमेंट करें। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज़ अप 4%। अभी जो प्रॉफिट्स आए हैं 4% ऊपर हैं। और पिछले नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3% ऊपर है, पिछले साल के कंपैरिजन में 12% ऊपर है। तो रिजल्ट्स आर नॉट बैड। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है प्रोविजनिंग में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में 4% डाउन है। प्रोविजनिंग मतलब जो बैड लोन्स हो सकते हैं, तो प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 72% बढ़ा है। मतलब जो NPA के हालात हैं वो थोड़े से गंभीर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले क्वार्टर में NPA थे 15,127 करोड़, जो कि बढ़ के 16,200 करोड़ हो गए। मतलब ग्रॉस NPA 1.43% था पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़ के 1.54% हो गया है। इनफैक्ट नेट NPA के बारे में बात करें, पिछले क्वार्टर में 0.31% था, जो कि बढ़ करके भी 0.34% हो गया है। तो स्टॉक के चार्ट के बारे में बात करें दोस्तों, स्टॉक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1150 के आसपास। यहाँ तक स्टॉक में गिरावट की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों इस डिमांड जोन तक स्टॉक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इन सभी स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पर रखें, स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें। वीडियो पसंद आया है स्मैश करें लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।